जितेंद्र भाई स्टार्ट करें। जितेंद्र भाई स्टार्ट करो। जीतू भाई बात शुरू करें सर। जी सर। कुछ आवाज में प्रॉब्लम है, बाहर निकल के फिर से ज्वाइंट होता हूँ। आपका आवाज सही तरह से आ रहा है। आ रहा है जीतू भाई। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। मैं जितेंद्र मारकणा, रॉयल्टी अचीवर, राजकोट जिले से एक छोटे से गांव ईश्वरिया से बिलोंग करता हूँ और आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। आज मेरे को बोलने का मौका दिया इस प्रोग्राम में, जो डेली चल रहा है 9 बजे का प्रोग्राम, श्री हरेश सर ठुमर ने, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और आज जो मुझको बोलने का टॉपिक दिया है वो है किसी भी हालत में लड़ना होगा। तो मैं इस विषय पर बात करूंगा मेरी परिस्थिति के हिसाब से। तो आज मैं आरसीएम कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा नॉलेज मिला और बहुत अच्छी जान पहचान मिली। और जो संघर्ष की बात करें तो किसी भी परिस्थिति में लड़ना होगा। तो मैं एक छोटे से गांव से ही हूँ, तो मेरा गांव बहुत बड़ा नहीं है, 1700-2000 की बस्ती है। उस गांव में मैं रहता हूँ और एक किसान का लड़का हूँ। मेरा मम्मी पापा खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं और किसानी करके मेरे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया और आगे बढ़ाया, काम पे लगाए। तो मेरे मम्मी पापा एकदम अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है। दो भाई है, दो बहना है मेरी। एक बहन मोटी है मेरे से, मैं छोटा हूँ, मेरे से छोटी, और सबसे छोटा मेरा एक भाई है। हम 6 लोगों का परिवार है। अभी बहन की बात करें तो उसका शादी हो गई है, ससुराल चली गई है। अभी है मेरे फैमिली में दो, हम और मेरा भाई और मम्मी पापा, और इतने लोग हैं। तो आरसीएम मैंने जब स्टार्ट किया 2010 में, तभी बहुत अच्छा काम किया था, बहुत रिस्पांस मिल रहा था मेरे को भी। अच्छा नॉलेज मिला और बाहर जाने का मिला और नए नए लोगों के साथ मिलना हुआ, तो बहुत बढ़िया लगता था। और 2010 की बात करूँ तो एक किट आता था, 3 जोड़ी कपड़ा और एक बैग, उससे सब लोगों का ज्वाइनिंग होता था। तो इस वक्त मैंने बहुत अच्छा किया था और ज्वाइनिंग भी अच्छा किया था, लेकिन एक इनकम भी अच्छी आ रही थी तब। लेकिन कुछ दिक्कत के कारण और फैमिली प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने छोड़ दिया था। प्रॉब्लम ये था कि जो आरसीएम बिजनेस करना है तो अलग अलग जगह पे जाना होता है, घूमना पड़ता है, नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है अलग अलग जगह पे। तो हर दिन में बाहर रहता था तो लोगों को ऐसा लगता था ये लड़का फोकट में ही घूम रहा है। हम गुजराती में बोले तो रखड़े छे, के रखड़ता है, कुछ काम नहीं करता। तो अबार-नवार मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा को बात करते थे, नजदीकी वाले फैमिली वाले और गांव के लोग और रिश्तेदार, कि तेरा लड़का घूम रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, पैसा उड़ा रहा है, कुछ कमा के नहीं देता
और कमा के देगा भी नहीं, दूर दूर तक जाता है और घूमता है बिना काम से फोकट के। इसको उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उस लोगों को नॉलेज नहीं होता था कि भाई इस तरह का भी काम होता है, इस तरह से काम किया जाता है, तो वो लोग बोलते थे। तो मेरे घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, और बोलते थे ये काम सही है, तू जो करेगा वो अच्छा होगा, तो ही करता होगा, तू घूमने के लिए रखड़ने के लिए या पॉकेट में ही नहीं जाता होगा। तो बार बार कई लोग बोलते हैं, एक 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 ही बात बार बार बोलते हैं, तो किसी भी मगज में असर करता है कि भाई सही में ऐसा होगा, मेरा लड़का वैसे ही घूमता है, वैसे ही वो करता है। तो मेरे फैमिली में ऐसे भी कहते थे कि उसको कोई शादी के लिए लड़की नहीं देगा, शादी नहीं होगी, कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं होगा, जो आपकी खेती बाड़ी है वो भी बेचा देगा, जो इस तरह से करता रहता। तो એટલે इस दिक्कत के कारण कई समय चला घर में प्रॉब्लम नहीं था, बार बार ऐसे ऐसे टॉर्चर करते थे। तो बाद में बार बार घर में थोड़ी बहुत हिचकिचाहट रहती थी, तो इस वजह से मैंने आरसीएम फिर से स्टार्ट नहीं किया। जब भी आरसीएम में कुछ दिक्कत आई, बाद में मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो बाद में मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन में गया, और दूसरा एक ऑयल मिलिंग का काम में गया था। तो उसमें अच्छा काम चल रहा था, लेकिन दिक्कत ये आई 19 जनवरी 2016 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट, और सामने कार था। तो एक्सीडेंट की वजह से मेरा शरीर फेल हो गया, तभी से मैं बेड रेस्ट हो गया, और मैंने सारवार ली। शायद 2 साल मैंने ट्रीटमेंट करवाया, और जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरा शरीर पूरा पैरालाइज हो गया। जो आप अभी देख रहे हैं वैसा भी नहीं था, सिर्फ मुंह चलता था, बाकी कुछ नहीं चलता था मेरा। एक्सीडेंट के समय तुरंत 19 जनवरी 2016 में सुबह 9 बजे के आसपास हुआ था, और आज अभी 7 साल कंप्लीट होगा। 19 जनवरी 2023 में 7 साल कंप्लीट हो रहा, 8वां साल में प्रवेश होगा। तो ऐसी पोजीशन में मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो हॉस्पिटल में गया और ट्रीटमेंट किया, तो बहुत सारा खर्चा हुआ। बाद में घर पे आया, 2 महीना घर पे रहा। बाद में डॉक्टर ने फिजियो कराने का सजेस्ट किया, मेरे को फिजियो करना पड़ेगा। तो फिजियो के लिए मैं मेरे घर से 350 किलोमीटर में दूर गया, बिजड़ा कच्छ मुंद्रा के आगे पड़ता है, वहां मैं 2 साल रहा, ट्रीटमेंट किया। तो वहां से मेरे को अच्छा मिला, लेकिन ट्रीटमेंट करते करते खर्चा बहुत लगता था। पर डे का 1000 रुपये लगता था खर्चा, एक्सरसाइज का और खाना पीना सब कुछ, रहना पे सब कुछ। तो पैसा खत्म होने लगा। जो खत्म होने के वो टेंशन आया, पैसा अब लाएंगे कहाँ से। तो कहीं कहीं जहाँ से मिल सकता था वहां से हमने बंदोबस्त किया और हमेरा चलाते थे। तो एक दिन मेरे को ऐसा सोच में आया, विचार आया कि भाई ऐसा तो कितना दिन चलेगा, किसी के पास पैसा लेके, और पोजीशन मेरी ऐसी है तो कोई आय का साधन है नहीं मेरे पास। तो अब क्या करें हम, शरीर तो चल नहीं रहा। तो जो मेरा भाई है मेरे साथ है, तो कमाने वाला कोई घर में नहीं है, जो खेती बाड़ी है, तो मेरे को 4 एकड़ जमीन है। तो 4 एकड़ में तो क्या होगा, बहुत सा थोड़ा बहुत खर्चा निकलता है और घर चलता है। ज्यादा कुछ 4 एकड़ में नहीं कर सकते। 4 एकड़ यानी 10-12 बीघा मेरे पास जमीन है, और मेरा मम्मी पापा एक खेती से काम चलाते थे सब में। हम 2 भाई हॉस्पिटल में थे, तो दूसरी कोई मेरी आय थी नहीं, इनकम का सोर्स था नहीं। तो मैंने विचार किया, विचारता था कि भाई जो इस हालत में हम कौन सा काम कर सकते हैं, क्या करें तो हम इसी तरह से हमारा खर्चा पानी निकाल सकते हैं। तो आरसीएम मेरे को याद आया कि 2010 में मैंने बहुत अच्छा काम किया था, और टीसीसी को भी मैं बहुत बार मिला था, और भिलवाड़ा भी मैं 1 साल में शायद मैं 8 के 10 बार में गया होगा भिलवाड़ा, और पर्सनल टीसीसी से मिलता था। तो उसका जो विचार है, उसकी जो स्पीच है,
जो वो बात बोलते थे तो उसमें से मेरे को कहीं कहीं टीसी जी की बात में मेरे को दम लगा, तो वो बात मेरे को मगज में लग गई थी। लेकिन जो ये टॉर्चर के हिसाब से, बाहर के लोगों को टॉर्चर के हिसाब से, कंकास के हिसाब से मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आरसीएम से मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी और मेरे को आगे बढ़ना ही था। लेकिन फैमिली में ऐसा ही कायम रहता था, तो इसके वजह से मैं अवॉइड कर दिया था, फिर से स्टार्ट नहीं किया था। तो मेरे को ये बात याद आई लेटे लेटे, फिर मैं ये काम कर सकता हूँ जो पुराना वाला जो 6 साल पहले मैं करता था, आरसीएम में था, वो मैं बैठे बैठे और लेटे लेटे कर सकता हूँ। तो वैसे ही मैं सोचता था, तो एक दिन हरेश सर का कॉल आया, हरेश सर ठुमर का, कैसा है जितेंद्र भाई, क्या कर रहे हो, क्या हालचाल है। तो मैंने बोला मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, लेटा हूँ। अरे यार के क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ। मैं क्यों ऐसा ऐसा हुआ, मैंने पूरी बात बताई। तो हरेश भाई को भी हादसा लगा कि भाई क्या हो गया ये। तो थोड़ी बहुत बात की, क्या हालचाल पूछा, तो बाद में बात होके फोन रख दिया। और थोड़े दिन बाद फिर फोन आया, अब क्या है आपकी आर्थिक परिस्थिति और क्या क्या कैसा चल रहा है सब मैनेजमेंट। तो मैंने बोला अब तो ऐसा ऐसा है, जो पोजीशन के हिसाब से था वो बोला मैंने। तो हरेश सर ने मेरे को बात बताई कि भाई जो आप करना चाहते हो, तो आरसीएम में फिर से इन्वॉल्व होना चाहते हो, तो हम सपोर्ट देने के लिए तैयार है और आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। लेकिन हम जो आर्थिक सपोर्ट करेंगे तो कितने दिन हम कर सकेंगे, और हम आर्थिक सपोर्ट करेंगे तो आपको वापस देना होगा। हम भी कभी भी मांग सकते हैं, आपके पास हो या ना हो। तो मैंने भी बोला ये भी बात सही है, तो कि जो आप बिजनेस करना चाहते हो तो हम सपोर्ट करते हैं आपको। आप बोलिए आपकी इच्छा क्या है, जो करना चाहते हो तो इस तरह आप कर सकते हो। फोन पे आपको नॉलेज तो है ही, कुछ एक्स्ट्रा सोच के एक्स्ट्रा करने का है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी सोच रहा था कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे ऐसे लेटे लेटे तो कितने दिन चलेगा। तो वैसे ही ज्वाइनिंग करके, ज्वाइनिंग तो हरेश सर ने मैंने पहले 2015 में कर लिया था। तो मैंने कुछ तैयारी नहीं बताई थी। वैसे ही हरेश सर आए थे घर पे और डॉक्यूमेंट लेके लगवा दिया था। मैं खरीदारी भी नहीं करता था, मेरा आईडी क्या है वो भी पता नहीं था। लेकिन मेरा 2016 में एक्सीडेंट हुआ, बाद में 17 में पूरा पोजीशन मेरे को ख्याल आ गया, भाई ऐसा ऐसा पोजीशन है, अब हम कब बिस्तर से उठ सके कोई टाइम नक्की नहीं है। तो इसकी वजह से डिसीजन लेके, ये सोच के हरे सर से बात करके, उसका कॉल आया तो उससे साथ फिर बात कर से मैंने स्टार्ट किया और मेरा आईडी नंबर लिया, भाई मेरा आईडी नंबर क्या है तो हम इसमें ध्यान दे। और हॉस्पिटल में से मेरे को ऐसा तरीके से काम किया, मेरा शेड्यूल फिजियो में टाइट रहता है कि आपको पूरा एक्सरसाइज करने के लिए पूरा दिन एक्सरसाइज करना रहता है, सुबह में उठकर शाम को शाम तक। तो जब भी हम फिजियो में जो खाना खाने का टाइम मिलता था, ब्रेक मिलता था 1.5 घंटे का, तो हम जब फिजियो से रूम पे आते थे तो जब भी साथ में लोग होते, साथ में मेरा भैया था, तो वो जो जब कैंटीन में खाना जाते थे तो मेरा टिफिन वहां वो लेने जाते थे और खाना जाते थे। तो टिफिन भर के और खाने के समय फिर आने से 10-15 मिनट 20 मिनट का टाइम लगता था। तो जब भी खाना खाने जाता था तो बोलता था तू खाना खा के आ और टिफिन लेके आ, तो 10-15 मिनट का टाइम लगता था। तो तभी मेरे कीपैड फोन था उसके पास, मेरा फोन तो एक्सीडेंट में फेल हो गया था, तो फोन भी मेरे पास नहीं था। तो जब भी वो खाना वो टिफिन के समय में जाता था खाना खाने के लिए, तो मैं बोलता था फोन दे के जा, मेरे को बात करनी है कई लोगों के साथ। तो जो 10-15 मिनट का वो टाइम मिलता था, तो वो टाइम में मेरे को लोगों को कॉल कॉल करके बात की और काम स्टार्ट किया। तो 5-6 लोगों, 4 लोगों, 5 लोगों, 6 लोगों को बात कर सकता था मैं, जो जब टिफिन लेके वापस आता था तब तक। तो उसमें मैंने बात करनी स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने मेरे नजदीकी लोग थे उसमें मैंने स्टार्ट किया, कुटुंबीजनों और परिवार वाले को के साथ और सगा संबंधी के साथ, रिश्तेदार के साथ बात करनी स्टार्ट की।
जब भी मेरा एक्सीडेंट हुआ तब सभी लोग बोलते थे, मिलने आते थे और कॉल आते थे, आपको जब भी जरूरत पड़े तो बोलने का, कोई भी हम मदद करेंगे आपकी। तो कोई बात नहीं, अभी तो कोई जरूरत नहीं है, जब भी तो जरूरत पड़ेगी तब हम बोलेंगे आपसे मदद के लिए। तो जब भी टाइम आया तो मैंने सबको, जिन जिन लोगों ने मेरे को बोला था कुछ मदद चाहिए तो कोई काम हो तो बोलने का, हम करेंगे आपकी मदद और सपोर्ट करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया कॉल करने के लिए और बोला भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा पोजीशन अभी तो है, कुछ इम्प्रूवमेंट अभी नहीं है। तो मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत तो नहीं है आपके पास, और आपकी यहाँ आने की भी सपोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं काम करना चाहता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मेरे इसमें सपोर्ट चाहिए। तो बोलते थे कि किस तरह मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, अथवा तो किस तरह मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, ऐसा बात होता था। तो भाई मेरा एक ऐसा काम है राशन का, जो घर घरगथ्थू में जो प्रोडक्ट आती है वो प्रोडक्ट का मैं काम कर रहा हूँ। जो आप घर में डेली यूज करते हो वो प्रोडक्ट है मेरे पास। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, या तो आप मैं एड्रेस दूँ वहां से आपको लेने का है। तो ऐसा बोलते थे। अभी तो मेरा ऑफिस से घर में, घर जाके टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में काम में व्यस्त रहते हैं। तो ये सारा काम लेडीज लोगों का है, तो वहाँ बात करे, अथवा तो मैं बात करूंगा, को बात करवाऊंगा। तो ऐसे बात करते थे तो रिप्लाई ऐसा आता था, यार अभी तो हम ले आइए, अगली बार लेना होगा तब बोलेंगे। तो बोलता था तो कितने दिन बाद कॉल करूँ, तो टाइम देते थे भाई इतने दिन बाद कॉल करे। तो मैं फिर से कॉल करता था और बोलता था क्या जरूरत है आपकी, जो आपकी घर में कोई प्रोडक्ट की चीज वस्तुओं की जरूरत है तो मैं एड्रेस दूँ, वहां से लेके आते थे। तो बोलते थे अरे यार हमें यहाँ सोसाइटी के नाके पे दुकान है, वहां से हम ले आते हैं, तो कॉल करते हैं तो वो घर पे पहुंचा देते हैं। यार मगज से ही निकल गया तेरा, तूने बात की थी प्रोडक्ट की, अगली बार करेंगे कुछ। तो कोई बात नहीं, कितने दिन चलेगा, तो वो टाइम देते थे, महीना 2 महीना 6 महीना, कोई बात नहीं। फिर से मैं कॉल करता था, क्या है, तो आपको जरूरत है प्रोडक्ट की तो मैं अरेंज करवाता हूँ। तो बोले अरे यार 2 दिन या पिछले छुट्टी में ही, रजा के दिन ही हम मॉल में गए थे तो वहां से लेके आए। तो कोई बात नहीं, अरे यार मैंने आपको बोला था जब भी जरूरत पड़े बोलो, मेरे को कॉल करो, अ, अ, मैं आपको करवा दूंगा प्रोडक्ट और भेजा दूंगा। तो बोले कि यार मॉल में लेके आए, बाद में मॉल का छूटा तो फिर से नया कॉन्सेप्ट है कि यार अभी तो घर पे दे जाते हैं, ऑनलाइन पे आ जाता है। बाद में मैंने ऑफर लोगों के साथ बात की, अरे यार आपको मेरे को ऑर्डर देना है, मैं आपको 24 घंटे में आपके घर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा दूंगा, और मेरे को 24 घंटे पहले आपको ऑर्डर देना है, लिख के भेजना है, या तो फोन पे बता दीजिए, मैं आपको अरेंज करवा दूंगा। तो भी कुछ चला नहीं, एक शैम्पू का पाउच भी नहीं बिका। इस तरह से मेरा 5-6 महीना चला, और रिश्तेदार लोगों और परिवार वाले लोगों और संबंधी के साथ किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया। तो भी मैं हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ता रहा। और सपोर्ट की बात में, प्रोडक्ट क्वालिटी की बात तो नहीं करता था, लेकिन मेरी मजबूरी से हिसाब से बात करता था। जो आप मेरे से प्रोडक्ट लेंगे तो आप मेरे को पैसा आपके पास नहीं लेना, लेकिन जो आप बाजार में पैसा देते हो तो इस मेरी प्रोडक्ट लेकर आपको लेनी है, और इसमें से जो मेरा बेनिफिट होगा उसमें मेरा थोड़ा खर्चा पानी निकल सकता है। इस तरह मैं बात करता था। तो लोग हाँ हाँ बोलते थे, ना बोल नहीं सकते थे, हाँ करेंगे करेंगे, सोचेंगे अगला साल दिवाली पे जो जब खत्म हो गए तब सोचा। तो वैसे ही समय निकलता गया और सीखता गया। लेकिन जो रिश्तेदार और संबंधी लोग तो मेरे को बिजनेस नहीं दिया, लेकिन अनुभव बहुत बड़ा दिया मेरे को कि किस तरह के लोग होते हैं। तो बाद में मैंने अनजान लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया, जो मेरे को कोई पहचानता नहीं है, मैं उसको नहीं पहचानता, वो मुझको नहीं पहचानता। इसके साथ मैंने बात करना शुरू स्टार्ट किया। तो वहां से मेरे को रिस्पॉन्स मिला और ज्वाइनिंग आने लगा।
तो बाद में थोड़ा थोड़ा टर्नओवर आने लगा और बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होने लगा। तो वहां से मेरे को उम्मीद जगी कि ना काम तो अभी स्टार्ट हो गया है। लेकिन 6 महीने तो मेरा ऐसा टफ टफ था। एक तो मेरी शारीरिक प्रॉब्लम था, फिजियो का काम था, और जो ब्रेक टाइम में मैं काम करता था, तो उस टाइम ने मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, लड़ता रहा। लड़ता रहा, तो उसमें से सीखता गया। उससे मेरे को बात करने का तरीका समझ में आया कि किन लोगों के साथ कैसे बात है, कैसे नहीं बात करे। तो वो उसमें मेरे को अच्छे से सिखा दिया नजदीकी लोगों ने। तो बाद में अ, बाहर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और प्रोडक्ट की रिस्पांस भी अच्छे आने लगे और आगे बढ़ता गया। तो बाद में मैं हॉस्पिटल से अहमदाबाद ऑर्डर करता था। हिम्मत भाई नसीद तो तब मेरे कांटेक्ट में थे फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में। जो हरेश सर ने मेरे को कांटेक्ट करवाया था। तो वो अहमदाबाद से ट्रैवल्स में पार्सल करते थे अहमदाबाद। तो हम 5 बजे उठकर किसी को भेजते थे, और मेरा पार्सल एक्सेप्ट करवाने के लिए, छुड़वाने के लिए, इस तरह से हम माल मंगवा के कच्छ में वहां मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो बहुत बाद में कांटेक्ट मिलने लगे, इससे बात करो, इससे बात करो, इससे बात करो। तो पूरा नेटवर्क मैंने अनजान लोगों के साथ खड़ा किया। तो बाद में मैं हॉस्पिटल में, जब भी मैं हॉस्पिटल में से निकला मेरी ट्रीटमेंट पूरी करके, तभी मेरी इनकम 500-700 रुपये बनने लगी थी। 500-700 का चेक बनता था, स्टेटमेंट बनता था। जो घर पे आया तो घर पे बोला ऐसा काम है, अभी प्रोडक्ट दूसरा नहीं लेने का है, तो ये आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है। जो पहले हम काम करते थे, काम तो पता ही था, आरसीएम वाला वो जो था पहले, तो मैंने बताया। तो ठीक है, तो बोलते थे या घर पे अभी है तो बाद में लेंगे। तो चुप चुप कर दूसरी प्रोडक्ट मेरे घर पे ही ले लेते थे, मेरे को पता नहीं चलता था। तो बाद में मैं पूछता था क्या है, तो कुछ जरूरत नहीं है, सामान की खरीदारी करनी है। तो क्या अभी भी ले लिया, वो फेरी वाला आया था, रिक्शा वाला आया था, वाहन वाला आया था, ले लिया उसके पास से। अरे यार, आपको बताया तो है अभी आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना है, मेरे को उसमें आगे बढ़ने का है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार जब खत्म होगा तब ले लेंगे। तो अगली बार भी मेरे को सामने से नहीं बोलते थे ये चाहिए, ले लेते थे। और मैं जबरदस्ती थे लेना, तुम खरीदना नहीं चाहता था। तो वैसा बहुत सा टाइम आया, चला। तो चलता गया चलता गया, तो कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी है, उसमें मजा नहीं आता, साबुन ऐसा है, पिघल जाता है, वो ऐसा है, बताते थे। और बाद में मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके घर पे रखता था, और मैंने ऐसा सोचा प्रोडक्ट लेके घर पे रख दूं तो दूसरा प्रोडक्ट ना ले, जो घर पे होगा तो वो यूज करेंगे, दूसरा नहीं लेगा। तो उसको ऐसा लगेगा ये है, पूरा करे बाद में लेंगे। तो वैसे भी स्टार्ट किया प्रोडक्ट लेना। तो बाद में धीमे धीमे वो लोग पड़ोसी ये लेते हैं, वो बगल वाले ये लेते हैं, मेरा सगा ये लेते हैं, वो फलाना ढिंगरा वो ले आते हैं, तो वो अच्छा है। तो उसके पीछे लगे रहते थे। लेकिन वो उसका जो मैं काम कर रहा था जो एक बिजनेस के लिए, तो उसमें फोकस नहीं था। तो बाद में मैंने 2 महीने का प्रोडक्ट लेके एक्स्ट्रा घर पे रखता था। ये यूज करना क्या है, दूसरा लेने का नहीं है। वो पड़ोस पड़ोस जो भी ले, जो रिक्शा वाला है, वाहन वाला है, फेरी वाला है, उसके पास लेना दो। पड़ोस वाला ले तो लेने दो, हमें को नहीं लेना है। तो बाद में भी ऐसा चलता रहा। इनकम तभी तो कोई थी नहीं, छोटी सी थी, 500-700 रुपये का चेक बनता था। बाद में 2-4 ज्वाइनिंग ऐसे मिल गए जो अच्छी खरीदारी करते थे, तो इनकम बड़ी हो गई। तो भी मेरे पास फोन नहीं था। जब भी मेरा फर्स्ट इनकम 1200 रुपये का हुआ, तो तभी मैंने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया हफ्ते से। तो तभी मैंने एंड्रॉइड फोन लिया। तो वो जब भी मैंने 1200 रुपये की इनकम हुई, तभी मैंने फोन लिया। जो मेरा पर्सनल फोन आ गया मेरे, तो मैं मेरी मर्जी से बात करता था, कर सकता था, और जो भेजना था वो भेज सकता था।
जब भी मैंने तब तक मेरे भाई से फोन से काम किया, जो कि घर पे होता है जब भी मेरे को उसको फोन नहीं चाहिए तभी मेरे को देता था और मांगता था, मैं मेरे फोन दे, मेरे को कॉल करना है। ऐसे मैंने काम किया। जब भी मैंने मेरा पर्सनल फोन लिया तभी से बात करा और रिस्पॉन्स अच्छा मिला और ग्रुप बढ़ा, तो टर्नओवर बढ़ा, तो इनकम बढ़ती गई धीरे धीरे से। तो इस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट घर में एक्स्ट्रा रखता था। बाद में मैंने घर में बोल दिया, आपको जो चाहिए मेरे को बोल देना है, आपको 1 रुपया नहीं देने का, मैं आपको घर पे प्रोडक्ट ला दूंगा, अथवा तो आप कोई बाहर जाते हो तो ले आना, पैसा मैं पे कर दूंगा। तो वैसे ही मैं 4-5 हजार की इनकम से पहुंचा। धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। तो बाद में घर वाले सोचने लगा, करता तो कुछ नहीं है, फोन पे बात करता है, तो पैसा लाता कहाँ से है, आता कहाँ से है। तो बाद में मैंने कपड़े लत्ते सारे प्रोडक्ट आरसीएम के लाना स्टार्ट किया। कपड़ा ये लो यहाँ से ले आओ, आरसीएम से ले आओ, और जो खेती बाड़ी का है तो वहां से ले आओ। तो ऐसे हो गया। तो बाद में रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल किया मैंने। तो रॉयल्टी जैसा मुकाम हासिल किया तो बाद में मैंने जो घर वालों के साथ व्यवहार था, खर्चा आमदनी में देता था, तो उसने बोला ये लेटा लेटा ये इतना पैसा घर खर्चे का निकालता कहाँ से है। तो मैंने बाद में स्टेटमेंट बताया, भाई इतना या इतना दर महीने में बताता था, 30 महीने इतना या इतना या। तो सो गए। मैं जब भी कोई मेहमान घर पे आते थे, आरसीएम की बात करता था, तो मेरे घर वाले शर्म में आ जाते थे, ये आएगा तो अभी चालू करेगा ये आरसीएम वाला। तो मेरे को बोलने का मौका नहीं देते थे, उसकी बात छोड़ते नहीं थे और शर्माते थे वो लोग। तो ये आएगा तो ये बोलेगा, ये कैसा लगेगा, ये खराब लगेगा, ये नहीं बोलना चाहिए। अरे यार, बिजनेस करना है तो इसमें शर्म कौन सी, आप आपका काम है तो हम बताने में शर्म कौन सी। हमको, मेरे को नहीं थी, मतलब मेरी फैमिली वालों को थी कि भाई हमारी वैल्यू क्या रहेगी, कि लोग हमको कैसा गिनेंगे, और ऐसा ऐसा सोचते थे घर वाले लोग। तो चला गया। और जब भी मेरा रॉयल्टी आया, मेरा सेलिब्रेशन हुआ, एक अच्छी इनकम हुई, और हरेश सर, मनीष सर, हिम्मत सर और अलग मीटर आते थे, तो आते थे, सोचते थे, तो सबको ऐसा लगा कुछ तो दम है, पैसा आने लगा। और जब भी मेरा सेलिब्रेशन हुआ, मीटिंग हुई 2-3, तो बाद में मेरे घर वाले बोलने लगे आरसीएम के बारे में। मेरे पहले तो ये बताते थे, स्टार्ट कर देते थे, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा है, चाय अच्छी है, मिर्ची अच्छी है, हल्दी बहुत अच्छी आती है, पेस्ट की तो बात ही छोड़े, बहुत बढ़िया है, दांत का कोई भी प्रॉब्लम हो तो पेस्ट से सोल्व हो जाता है, और खाने का तेल बहुत बढ़िया है। वैसे वैसे वो प्रमोट करने लगते थे। तो मुझको बहुत मजा आया। अरे यार, अच्छा हो गया, फैमिली मेरे सपोर्ट में आ गए। तो बाद में बहुत अच्छा रहा मेरे फैमिली में, और इनकम भी अच्छी रही, और मेरा फैमिली अभी पूरा पॉजिटिव है आरसीएम प्रोडक्ट के लिए और काम के लिए। इस तरह से मैं आगे बढ़ता रहा। तो पोजीशन कोई भी हो, लड़ता रहना चाहिए। मैंने 6 महीना टफ टाइम निकाला, किसी ने एक भी शैम्पू का पाउच भी नहीं लिया। ये कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, ये लिया ये लिए। तो बाद में मैं टिका तो वहां पहुंचा। अभी मैं निकल नहीं सकता, मेरी पोजीशन की बात अभी हाल भी करे तो मैं, मेरे हाथ से मैं लेटा होता हूँ, सोता होता हूँ, तो बैठ नहीं सकता, मेरे को हाथ खींच के बिठाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। मैं, मेरा खाना मेरे हाथ से खाली दे तब मैं खाता हूँ। रोटी के टुकड़े में नहीं कर सकता, रोटी के टुकड़े करके मेरे को देना पड़ता है थाली में। तो मेरे को नाना धुलाना, मेरा जो सब कुछ काम मेरा भाई और मेरा पापा करते हैं अभी भी। मेरा आज से मैं व्हीलचेयर पे अभी मैं बैठा हूँ, और तो व्हीलचेयर पे 2 लोगों को उठा के मेरे को बिठाना पड़ता है। और जब भी मेरे को सोना है तो भी मेरे को क्या राह देखनी पड़ती है, वो आए तब मैं सो सकता हूँ। लेकिन कितना भी थका हुआ हूँ, कितना भी दर्द होता है, तो भी मेरे पास कोई नहीं है, तो मैं सोना चाहता हूँ तो भी मैं सो नहीं सकता। तो वैसे ही ऐसा मेरा अभी लाइफ है। तो आरसीएम बहुत बढ़िया है। और कल मेरे घर
महावीर सारंग सर और हरेश सर और संजय संजलिया सर पधारे और मेरे को बहुत खुशी हुई। भाग्यशाली मानता हूँ मेरी जात को और धन्यवाद करता हूँ हरेश सर, मनीष सर और संजय सर को मेरे घर पे पधारे। लेकिन जो आज मैं आरसीएम में नहीं होता तो वो लोग मेरे घर कब आते होंगे, कब आके। तो मेरे को बहुत खुशी हुई और मेरा हौसला कहीं ज्यादा बढ़ गया। महावीर सर मेरे घर पे आए और शायद बहुत अच्छा टाइम दिया। शायद 1.5 कलाक के आसपास मेरे घर पे रुके थे और बहुत अच्छी चर्चा की और वार्तालाप की मेरे साथ और मेरे फैमिली के साथ। बहुत सबको अच्छा लगा। तो पोजीशन कोई भी हो, जो लड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो अपने आप रास्ता मिलते जाएंगे और हमको मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो मैं आरसीएम का खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। आरसीएम जैसी सिस्टम मिली मेरे को इस पोजीशन में, नगर इस पोजीशन में मेरा कोई भाव भी नहीं पूछता जो आरसीएम नहीं होता। तो मेरा रियल एग्जाम्पल है और अनुभव है। जब भी मैं बैठा होता हूँ कभी पे तो कोई गली शहरी बदला देते थे, रास्ता बदला देते थे। जो वहां से निकलेंगे तो वो कुछ बोलेगा, ये कुछ काम बोलेगा या कोई मदद मांगेगा तो रास्ता बदल देते थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हरेश सर, मनीष सर और सारी अपलाइन मेरे को मिली और उसकी किसी भी पोजीशन में मैं सही जवाब न दूं तो भी मेरे को कॉल करके मेरे साथ बात करते हैं सभी अपलाइन। मैंने सिस्टम फॉलो की और इस लेवल पे पहुंचा, प्लेटिनियम लेवल पे। तो मेरी जात को मैं खूब खूब धन्य मानता हूँ और सिस्टम का हूँ मैं आभारी हूँ और सिस्टम का ऋण तो मैं कभी भी नहीं चुका सकता। तो इस पोजीशन में मेरे को इतना बड़ा मान सम्मान दिया, इतनी इनकम दी और इतनी सारी मुझको टीम दी, डाउनलाइन दी मेरे को अच्छी सी। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब माइक ओवर टू करूंगा मनीष सर। जी मनीष सर। जी शानदार, जानदार। और कहना चाहूंगा कि आप एक रोल मॉडल बनने वाले हैं पूरे इंडिया के लिए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं रहे हैं या फिर जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी जानकारी नहीं है और कुछ अलग बातें बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जी रिक्वेस्ट है जीतू भाई, जितेंद्र भाई, आपके लिए रिक्वेस्ट है कुछ साथियों का कि जितेंद्र भाई को पूरा जो अपना बॉडी है वो लोगों को दिखाना है कोई आजू बाजू में भावेश भैया घर का कोई व्यक्ति? जी सर बताता हूँ। हाँ साइकिल पास लियो तो आप देख सकते हैं इनकी पूरी परिस्थिति जो है। हम इनके घर पर जाते हैं, इनके कांटेक्ट में रहते हैं। इनके मेरे पापा है, खेती करते हैं। लियो पास लियो, लियो जी पास लियो जी। ये इनका पोजीशन है। चल फिर नहीं सकते और खाने पीने के लिए वो भी थोड़ा थोड़ा। जब इनका शुरुआत में इनका काम शुरू हुआ वो ये खुद खा भी नहीं सकते थे। अभी थोड़ा हाथों का मूवमेंट शुरू हुआ है थोड़ा बहुत, पहले तो ये भी नहीं कर सकते थे जब इन्होंने हमें काम ये करने की बात की थी। और इनको सपोर्ट मिला आरसीएम सिस्टम से और इन्होंने सिस्टम को फॉलो किया। जहां पर भी प्रोग्राम रहते थे वहां पर अपनी टीम को बिठाया, फोन कॉलिंग के माध्यम से, हमारे माध्यम से टीम को माहौल में लाकर इन्होंने बिजनेस खड़ा किया। अगर ये कर सकते हैं तो पूरी भारतीय रोल मॉडल बन सकते हैं कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से अपने बॉडी को उपयोग नहीं कर पा रहा है वो भी अगर सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। बस फर्क इतना है,
हमारी मंजिल फाइनल होनी चाहिए, हमारा विजन फाइनल होना चाहिए। मंजिल तो मिलेगी भटकते भटकते ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ज्यादातर लोग घर से नहीं निकलते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, मंजिल तो मिलेगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। अगर हमें सफल होना है तो हर संघर्ष, हर चैलेंज, हर मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना होगा। क्या लगता है, जितने भी लोग यहाँ पर सफल हुए हैं या फिर जो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए आसान रास्ता है? क्या उनकी टीम आसानी से बन गई? क्या उनका लेवल आसानी से आ गया? नहीं सर। चैलेंज सभी के जीवन में होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि कीड़ी को कण, चींटी को कण और हाथी को मण खाना चाहिए, उसी तरह से जितनी बड़ी सफलता उतने बड़े चैलेंज भी आ सकते हैं, और जितने कम चैलेंज होंगे उतनी आपकी सफलता भी बहुत कम होगी। हो सकता है शायद शुरुआती दिनों में कुछ साथियों को जल्दी से बड़ी सफलता मिल भी जाए। तो एक बात ध्यान में रखें कि कुदरत हमें हमेशा पूरी तरह से जांच परख कर ही बड़ी सफलता देती है, और यहाँ पर जो सफलता है वो कोई आम सफलता नहीं है। आने वाली हमारी कई पीढ़ियों की सफलता है। अगर हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी दुकानदारी में हम अगर सफल भी हो जाते हैं तो हमारे पीढ़ी या 1-2 पीढ़ी का वो भला कर सकता है, लेकिन आरसीएम की सफलता हमारी 7 पीढ़ियों का भला कर सकती है। तो इतनी बड़ी सफलता जब हमें मिलने वाली है तो कुछ चैलेंज भी रहेंगे। ज्यादातर चैलेंज जो भी जितेंद्र भाई ने बात बताई, ज्यादातर चैलेंज अपने नजदीक वालों से रहेंगे, नजदीक वालों से। क्योंकि एक पंक्ति कहना चाहूंगा, कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? तू कौन है, तेरा नाम है क्या? यहां तो सीता भी बदनाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? यहां तो सीता भी बदनाम हुई। क्यों संसार की बातों से भीग रहे तेरे नैना? फिर क्यों संसार की बातों से भीग रहे तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों की बातों से मत डरे। लोग जो भी मजाक कर रहे हैं, है ना, ज्यादातर लोग हम जब लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि लिस्ट क्यों बनाए, वो क्या सोचेगा, वो मानेगा या नहीं मानेगा। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर हम फील्ड में नहीं जा रहे हैं। और इसमें अगर सफलता चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हर रोज आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। हर रोज। जितेंद्र भाई ने शुरुआत से लेकर अब तक लगातार अपने फोन कॉलिंग को चालू रखा, टीम के साथ संपर्क बनाए रखा, और इसका इनको लाभ मिला। घर बैठे बैठे भी इन्होंने अपने एक लेवल को हासिल किया। बस फर्क इतना है कि इनको पता था कि मेरे लिए ये मजबूरी है, और हमें ये पता नहीं है। मजबूरी तो हमारे लिए भी है, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि हमारी एक तरफ से इनकम चालू है। हमें पता है कि हमारी वन टाइम इनकम एक तरफ से चालू है, इसलिए हमें उतनी आग नहीं लग रही है। एक स्टोरी आपने सबने सुनी है, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा।
कि वैसे तो ये हर प्रोग्राम में कई जगह पर सुनाई गई है, फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एक साधु महात्मा थे और उसके जो चेला था उसके साथ एक गांव भटकते थे, भिक्षा मांगकर खाना खाते थे। एक बार एक गांव में गए, बहुत सारा गांव में उन्होंने भिक्षा मांगने की कोशिश की, लेकिन पूरे गांव में कुछ खाना नहीं मिला। और जब गांव से निकल रहे थे तो गालियां, वो अंदर से उनका निश्वास निकल रहा था कि भाई इस गांव ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, ये तो कैसा गांव है। पर जब बाहर निकलते थे तो एक गरीब की कुटिया थी और वहां जाकर उन्होंने पूछा कि खाना मिलेगा। गरीब ने बोला हाँ मैं खाना खिलाऊंगा। और वहां पर वो रात को रुक गए। खाना खाते खाते उन्होंने पूछा कि तू करता क्या है। तो उस गरीब ने बोला कि ये बाहर जो भैंस खड़ी है वो दूध देती है और इस दूध को गांव में जाकर बेच देता हूँ और पैसा आता है, उससे मेरा घर चलता है। थोड़ी देर बाद साधु ने पूछा ये जो तेरा घर है उसके आजू बाजू में जो जमीन है पूरी बंजर है, कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ये जमीन किसकी है। तो बोले जमीन भी मेरी है। तो साधु ने पूछा कि अगर ये जमीन तेरी है तो इसमें खेतीबाड़ी क्यों नहीं करता है। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि बस भैंस दूध देती है, पैसा आता है और घर चलता है। साधु समझ गया कि ये बंदा क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। और रात को 2-2:30 बजे साधु ने अपने चेले को उठाया कि भाई उठ, हमें निकलना है। तो साधु ने कहा कि भाई, चेले ने कहा अभी 2:30 बजे क्यों। तो बोले हमें निकलना है। और रात को चेले ने गुरुजी की बात मानी और निकल गए। बाहर निकलते ही साधु ने कहा कि इस भैंस को खोल ले, इसको ले ले अपने साथ में लेकर जाना है। तो चेले ने बताया कि जिसका अन्न हमने खाया है उसके घर पर ही चोरी करेंगे क्या। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, मैंने जो बोला वो आपको करना है। और उस शिष्य ने उस भैंस को वहां से छोड़ लिया और लेकर निकल गए। वहां से थोड़ा आगे गए तो गुरुजी ने बताया इस भैंस को इस खड्डे में डाल दो। चेला बोलता है जिसके घर पर खाना खाया उसकी भैंस चुराया और उसी को मार देना है। फिर भी साधु ने बोला मैं जो बोल रहा हूं वो कर। और इस तरह से उसने भैंस को मार डाला। और 2 साल के बाद उसी गांव से फिर से निकला। तो साधु ने पूछा कि चलिए काम करते हैं, हम उस घर पर जाते हैं जो गरीब था, जिसके घर पर हमने खाना खाया था। तो चेला बोले हाँ, उसका भैंस भी हमने चुराया था, उसको पता चल गया तो मैं मारेगा। साधु बोला नहीं मारेगा, चलिए ढूंढते हैं। और जाकर देखा तो वहां पर वो कुटिया नहीं थी, वो गरीब का घर नहीं था। थोड़ी देर आगे चल के गए ढूंढते ढूंढते, तभी एक मकान देखा, बड़ा सा बंगला देखा। और वहां जाकर पूछा वो गरीब यहाँ पर रहता था वो कहाँ गया। तो वो जो अंदर से बाहर आया था उसने बोला कि आप अंदर तो आइए साधु महात्मा, यहाँ पर खाना खाने के बाद जाना। तो दोनों लोग अंदर गए। बाद में उस सामने से उस व्यक्ति ने कहा कि आपको शायद याद नहीं है मेरा चेहरा, लेकिन मैं वही व्यक्ति हूं जिसके घर पर आज से 2 साल पहले आप रात को रुके थे। तो जो चेला था वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा कि आप तो बहुत ही गरीब थे, तो ये सब क्या हुआ। तो अमीर व्यक्ति ने बताया कि जी जिस दिन आप यहाँ से चले गए पता नहीं उस दिन मेरी भैंस अचानक भाग गई और एक खड्डे में पड़कर मर गई। अब दिक्कत ये हुआ, अब मेरा जो रोजगार था वो बंद हो गया और इसलिए मैंने जो हमारी जमीन थी उसको, मेरे पास और कुछ रास्ता था नहीं और उस जमीन में मैंने खेतीबाड़ी करना शुरू किया, फूलों की बागानी की और धीरे धीरे करके बढ़ता गया बिजनेस। और आज इस एरिया का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया हूं। अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं मरी होती तो आज भी शायद मैं दूध के ऊपर ही, भैंस के ऊपर ही काम करता, कभी खेतीबाड़ी नहीं करता। तो वो चेले ने पूछा कि खेतीबाड़ी तो तेरे पास पहले से थी, खेतीबाड़ी तो तेरे पास पहले से थी, नया तो नहीं था, तुझे भी पता था खेतीबाड़ी करके पैसा कमाया जा सकता है, तो तू फिर खेतीबाड़ी करता क्यों नहीं था। तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि भैंस दूध देती थी, गांव में जाके बेचता था, पैसा आता था और घर चलता था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन में आती है। जो आज वो इनकम ले रहा है उससे भी बहुत बड़े लेवल पर उसके पास संपत्ति आ सकती है, धन आ सकता है, समृद्धि आ सकती है। लेकिन जो अभी जो पैसा आ रहा है उस पैसों से हमारा घर चल रहा है,
हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, इसीलिए हमें हमारी शक्तियों का अंदाजा नहीं है, हमें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हमारे पास आरसीएम जैसी शानदार सिस्टम है, उस सिस्टम का अंदाजा नहीं है कि ये 30-40 हजार 50 हजार की इनकम का जरिया नहीं है। इसके माध्यम से हम बहुत बड़ी इनकम पर जा सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को अमीरों में गिनती करवा सकते हैं। इसीलिए कहना चाहूंगा, जैसे जितेंद्र भाई ने पूरी शिद्दत से पिछले कई सालों से वो लगातार इस सिस्टम से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति उतनी ही ताकत से, उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही शिद्दत से अगर आरसीएम करें तो 100% अगले 6 महीने में यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपना जो प्रोफेशनल आज का आपका इनकम है, कितना कमा रहे हो मुझे नहीं पता, आप 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 जितना भी इनकम आपका है, उस इनकम को आप क्रॉस कर सकते हो। हमारा सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि हमारा आज का जो इनकम है, आप डायमंड में मजदूरी करते हो, आप खेतीबाड़ी करते हो, आप जॉब करते हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, सबसे पहला फोकस हमारा ये होना चाहिए कि आज हमारी जो इनकम है हमारे बिजनेस से, उससे ज्यादा इनकम आरसीएम से कैसे प्राप्त करें। और वो कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी पात्रता है। पात्रता यानी कि इंसान की जितनी सोच होती है उतना ही वो इनकम ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। अब हम करते क्या है, हमारी पात्रता है 20,000 की और हम लोगों को बात करते हैं 1 लाख की। जब तक हमारा खुद का जो इनकम है उसको जब तक हम क्रॉस ना करें, तब तक उससे बड़ी बात ना करें, क्योंकि बड़ी बात करने से हमारा माइंडसेट गलत हो जाता है और हमें ही लगता है मेरा नहीं हो रहा तो दूसरों का कहां से होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, एक ईगल पिन अचीवर है। ईगल पिन अचीवर जब फील्ड में जाता है और बात करता है तो लोगों को बोलता है कि इसमें लाखों की इनकम है ना, लेकिन खुद का दिमाग मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? कि मेरा अभी 5,000 आ रहा है। तो सबसे पहले जब एक विजन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा जो इनकम है, मान लो कि कोई टीचर है और टीचर का इनकम है 30 से 40,000 या 50,000 का इनकम है, तो उनका पहला फोकस होना चाहिए कि मेरा 40-50,000 का जो इनकम है, आरसीएम से मैं इस इनकम को क्रॉस करना चाहता हूं और उसके लिए भागना है, दौड़ना है। जितना आप दौड़ोगे, जितना भागोगे ना, जितना स्पीड में चलोगे, उतना आपकी एनर्जी बढ़ेगी। जितना आप आराम में रहोगे, कल करूंगा परसों करूंगा ऐसे ऐसे करते जाओगे, जितना देर करोगे उतनी आपकी एनर्जी कम होती जाएगी। क्योंकि ये बिजनेस एनर्जी का बिजनेस है और एनर्जी तभी आती है जब टीम में नए लोगों का निर्माण होता है। जब आपकी टीम में 2 लोग 4 लोग 5 लोग हर महीने नए जुड़ते जाते हैं और वो जुड़ने वाले व्यक्ति हमारी टीम में मीटिंगों में आना शुरू कर देते हैं, तभी आपकी एनर्जी बढ़ती है। कई सारे लोग पिछले 1 साल 6 महीने 1 साल से लगातार मीटिंग में आ रहे हैं, लेकिन खुद कभी भी एक भी व्यक्ति को लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बस खुद मीटिंग में आ जाते हैं। एक मंत्र कहना चाहूंगा सर, लास्ट में जितेंद्र भाई को कुछ बात करना है। अगर जब तक आपकी अपलाइन आपको कॉल करती है मीटिंग में एंट्री करने का या सेमिनार में बुलाने के लिए या कोई भी फिजिकल प्रोग्राम में बुलाने के लिए, जब तक आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रहा है, तब तक आप सीनियर नहीं हो। आपकी अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा, आपका नहीं बढ़ेगा। फिर से बताना चाहूंगा, जब तक आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है कि मीटिंग में एंट्री करो, न्यूट्रीचार्ज का मीटिंग है एंट्री करो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है एंट्री करो, फाउंडर वीर और वीरांगना का प्रोग्राम है एंट्री करो, आज फिजिकल प्रोग्राम है महावीर सर का, आपको आना है, जब तक आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है तब तक आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आपका बिजनेस तब बढ़ेगा जब जैसे ही कोई भी मीटिंग के समाचार मिले आपको और तुरंत आप लोगों को बोलना शुरू कर दो। आप 5 लोगों का 10 लोगों का 20 लोगों का लिस्ट बनाओ और उनको कॉल करना शुरू कर दो, आज 8 बजे प्रोग्राम है, आपको आना है।
यानी कि आपके माध्यम से 5-10 लोग उस प्रोग्राम में बैठेंगे तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा सर। तो आज के बाद यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपको कभी भी अपलाइन की राह नहीं देखनी है कि मुझे कॉल आया था या नहीं आया था। आपको जैसे ही मैसेज मिले, लगातार हम देखिए, हम सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, हमें लगातार हमारे व्हाट्सएप को देखते रहना है। आप जिस भी ग्रुप में हैं, जिस भी अपलाइन के ग्रुप में हैं, लगातार आप अपने व्हाट्सएप को देखते रहें, चेक करते रहें कि कौन सा मीटिंग का प्रोग्राम आया है, कौन सा मीटिंग का लिंक आया है, और उस लिंक के आधार पर तुरंत ही तैयारी करना शुरू करें। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप सब लोगों की टीम बहुत ही शानदार और मजबूत बनेगी, क्योंकि टीम हमेशा डुप्लीकेट होती है, आप जो करेंगे वही करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई है, और जितेंद्र भाई को कुछ बात करना चाहते हैं। जी जितेंद्र भाई, आपने हैंड राइज किया, अगर कुछ बोलना है। जीतू भाई। जी सर, मैं बोलना ये चाहता था, जब भी मैं काम करता था व्हील चेयर पे बैठे बैठे, तो लोग मेरे पर हंसते थे। मैं फोन कॉल करता था, फोन करके बात बताता तो हंसते थे लोग दूर से कि जो लग गया कॉल पे, लोगों को बिजनेस दिखाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए। और उसका भी कोई वो नहीं है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, इसलिए वो हंसेंगे कि अभी तो इस महीने इतने लाख आए जाएंगे, इतने लाख आए जाएंगे। इस तरह मेरे की मजाक उड़ा देते लोग कि फोन से जो पैसे आते हैं बात करके, तो सभी लोग तेरे से तो अच्छे अच्छे लोग, टैलेंट वाले और दिमाग वाले है दुनिया में, तो सभी लोग वैसे ही घर पे अच्छी सी एसी वाली ऑफिस करके नहीं कमा लेते पैसे, फोन से पैसा आते थे। तो उसके तब मैं बहस नहीं करता था, कोई बात नहीं, मेरे को तो कोई काम नहीं है, मेरे को तो समय निकलना है, तो मैं इस तरह से निकलता हूँ। पैसा आए तो भी भले, ना आए तो भी भले, मेरे को तो ये पता ही था आने वाला है। तो इसी मजाक से बहुत मैं निकला हूँ, बहुत मेरे लोग मजाक उड़ाते थे। जी सर। जी, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूंगा सर कि पहले भी बोल दिया हूँ, लोगों का काम है कहना, उसके ऊपर फोकस ना करें। फिर भी एक बात करना चाहता हूँ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, गलतियां निकालने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। अगर कदम बढ़ाना है तो आगे बढ़ा, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने वाले तो लोग है, भीड़ में चलने वाले तो लोग है ना। तू कुछ करके दिखा दे दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दे दुनिया को, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना। एक बात सभी लोग जान ले कि जब समाज के सामने जब हमारा एक ऑप्शन होता है, जैसे कि अभी जितेंद्र भाई हैं या बहुत सारे लोग, सभी को कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा मजाक का या हंसी का पात्र बनना पड़ा जब भी। तो हम लोग ये मानते हैं कि हम जल्दी से बड़ी इनकम पर पहुंच जाए और हम लोगों को दिखा दें, या वो लोग तब समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरा अनुभव है, हमारी इनकम से लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता। अगर हम आरसीएम में, जैसे कि मैं हूं, तो मेरा इनकम अभी जो बन रहा है वो मेरे आजू बाजू से थोड़ा ज्यादा ही बन रहा है, लेकिन उनको इनकम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ पड़ेगा, जब हम बहुत बड़े लेवल पर इनकम पर जाएंगे। अभी हमारी लाइफस्टाइल को देखकर लोगों को फर्क पड़ता है। लाइफस्टाइल यानी कि हमारा मान सम्मान, हमारा, हमें जब स्टेज मिले, जब हम स्टेज पर जाएं, जब हम वक्ता के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाएं, जब हमारे मीटिंग और सेमिनार के फोटो जब सोशल मीडिया में जाए, जब रॉयल्टी आए और आपको लोग फुलार माला पहनाकर आपको कंधे पर लेकर जब डांस करे, वो सब चीजें जो है ना, वो लोगों को आग लगा देती है। वो फाइनल, हम जब आरसीएम के माध्यम से हर टूर में जाए, घूमने फिरने जाए, हर टारगेट को पूरा करके जो एंजॉयमेंट करें, और जो
बिंदास लाइफ हम जी सकते हैं, जो ना कोई नौकरी का टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी का टेंशन, वो लाइफ से लोगों को आग लगती है। इनकम बात की बात है। तो उस सभी के लिए सबसे पहले हमें लीडर बनना पड़ेगा। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे ग्रेट मार्गदर्शक मिस्टर हरेश भाई ठुमर का, जिन्होंने सुबह में हमें मौका दिया है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर बोल पाए और अपनी क्वालिटी को डेवलप कर पाए, अपने अपनी हुनर को बाहर निकाल पाए, निखार पाए। और इसलिए मौका जो दे रहे हैं, मुझे लगता है सभी साथियों को इसका उपयोग करना चाहिए। और जो लोग आज तक नहीं बोले हैं सुबह में, उनको भी अपना नाम देना चाहिए। क्यों देना है सर? उन सभी लोगों को जवाब देने के लिए यहाँ पर नाम देना है, जिन लोगों ने कभी ना कभी आपको आरसीएम करने से रोका है, आपकी मजाक की है। और उनको जवाब देने का एक ही रास्ता है, आपकी इनकम नहीं। उनको जवाब देने का एक ही रास्ता है, आपका मान सम्मान, आपकी इज्जत शोहरत। जब दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपके प्रोग्राम में आएगी, दुनिया आपके पोस्टर घुमाएगी, आपको फुलार माला पहनाकर जब आपका वो सम्मान करेगी ना, वो फोटो देखकर उन लोगों को समझ में आ जाएगा जो लोग आज आरसीएम नहीं समझने से, इनकम से नहीं समझेंगे। समझ में आया? और इसके लिए सबसे पहला पायदान है बोलना सीखना, लोगों के सामने अपने आप को लाना, स्टेज पर जाना, अपने पर्सनालिटी में बदलाव करना। ये सब बदलते जाएंगे तो 100% बहुत बड़ी सफलता पर जाएंगे। और उन सभी लोगों का जवाब अब दे पाएंगे जिन्होंने कभी ना कभी आरसीएम के लिए आपको रोकने का प्रयास किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ज्यादा हमने समय ले लिया है और 6 मिनट ज्यादा हो चुकी है, 10 बजे से ऊपर। तो गुरुदेव अगर मौजूद है, हरेश भाई। ये जबरदस्त, शानदार शानदार। जितेंद्र भाई, मनीष भाई, जबरदस्त दोनों ने स्टोरी बताई। और विषय ही कुछ ऐसा था, हालात कोई भी हो लड़ना सीखे। हालात कोई भी हो लड़ना सीखे। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी हालत कोई भी हो, मेरी घर की परिस्थिति कोई भी हो, दुनिया को उससे कुछ लेन देन नहीं है। मुझे सर्दी हो गई, मेरा गला खराब है, मुझे बुखार आया है, मेरे घर पे कोई बीमार है, दुनिया से कोई लेन देन नहीं है भाई। दुनिया को यही लेन देन है कि हरेश भाई आज मेरा काम करेगा या नहीं करेगा, मेरे काम का है या नहीं। जिस दिन मैं आपके काम का हूं तब तक हरेश भाई है, जब तक काम का नहीं रहूंगा तब तक हरेश भाई मिट गया। ये बात को समझना है। इसलिए आज का विषय ही कुछ ऐसा था कि हालात कोई भी हो लड़ना सीखे। आप लड़ोगे तो ही आप जीतोगे। मैंने 15 साल का अनुभव किया है भाई। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे मुझे, मेरे घर में हालात थी। किसको पता है आपके घर में क्या हालात है? कोई पता नहीं है भाई। वो बोलते हैं झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, मुझको पता। हालात कोई भी हो लड़ना सीखे, बस यही आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने का। और ये जो मौका दे रहा हूं ना, स्टेज पर आने का, पहचान बनने का, अपनी आवाज लोगों तक ले जाना, स्टोरी बताने का, मैं सभी को मौका दे रहा हूं। लेकिन पता नहीं कोई अपनी स्टोरी या अपनी बातें बताने के लिए अपना खुद नहीं सामने से आते कि सर मुझे कुछ बोलना है। आप स्टोरी पसंद करें और बोलिए। तो आज बहुत सारी बातें बताई, मनीष भाई ने भी एक स्टोरी बताई जो भैंस वाली। रियल में है, जब तक हमारी आमदनी चलती रहेगी, जब तक हमारा गुजारा हमारी इनकम से चलता रहेगा, तब तक हमें और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये बंद हो जाएगा तब हमें कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। जब भगवान हमारा एक दरवाजा बंद करता है तो 11 खुला रहता है, लेकिन हमें ढूंढना पड़ता है, हमें इस दरवाजे पर जाना पड़ता है। ये बात को भी ध्यान में रखना है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं, आगे बढ़ने के लिए पीछे का दरवाजा बंद कर दो। क्योंकि आपके पास पीछे का दरवाजा खुला रहेगा ना, तो आप वापस चले जाओगे। मैंने इसे बहुत सारे लोगों को देखा है। 40 लाख का टर्नओवर जा रहा है, 50 लाख का टर्नओवर जा रहा है, 1 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। मेरी ऊपर का जो अपलाइन है ना, उसका 2 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। चंदू भाई रोडानी मेरा स्पॉन्सर, लेकिन पीछे का दरवाजा खुला है। ऐसे बहुत सारे हैं। पीछे का दरवाजा जिस दिन बंद हो गया, आपके लिए आगे का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तो बहुत सारी बातें बताई और मैं कल के लिए सभी स्टार पिन रॉयल्टी अचीवर को बताना चाहता हूं कि
अपना विषय लेकर आइए, अपना नाम भेजिए, आपको मौका मिलेगा। और आज डिप्लोमा कोर्स का एक फिजिकली प्रोग्राम रखा है मेंदेड़ा के पास अम्बाड़ा, कांजी भाई सिंगाड़ा के फार्म हाउस पर। जितने लोग आ सके, मैं आ सके इसलिए बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम आएगा कि प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता ये, मैं तो ये जानता हूँ लड़ना सीखे। आपके हालात क्या है किसी को पता नहीं है भाई। आप आएंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, हथियार छोड़ देंगे तो जीत नहीं पाएंगे। कौन कौन आ सकता है, कहां से आ सकता है, किस तरह से आ सकता है, वो आपकी मैटर है। आना नहीं आना वो आपकी मैटर है। टीचर का काम है पढ़ाना, टीचर का काम है आगे बढ़ाना। और उसके बाद मेरा शाम का प्रोग्राम है नागलपुर, और नागलपुर बहुत सारा 2-3 गांव है, तो ध्यान में रखें कहाँ है। बगडू और खड़िया के बीच में, ओजत नदी के किनारे नागलपुर में मेरा शाम का प्रोग्राम है। हेल्थ के लिए ही होगा केवल, तो जो अपने कहीं आसपास अगर कोई आ सकते हैं तो इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे कोई जबरदस्त टॉपिक और जबरदस्त मैसेज के साथ।